नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही आप सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले यह 150 आपका क्वेश्चन था, 150 एग्ज़ाम का, उसको अब बदल दिया गया है, उसको घटा दिया गया है और कर दिया गया है 120 नंबर का क्वेश्चन होगा साथियों। 120 नंबर का आपका प्रश्न का श्रृंखला होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर साथी यह नया आपका प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको कुल 120 नंबर का आपको नया जो पैटर्न है उसी पे आधारित है। 120 प्रश्न होगा, 120 मार्क्स का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो साथ ही आप लोग बहुत ही ध्यान से देंगे। और याद रखें, आप सभी लोग हमारे साथ कोशिश कीजिएगा कि आप भी इस प्रैक्टिस सेट में आंसर को लगाएं। ठीक है, जिस साथी को यह प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे शुरुआत में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक है, जो कि आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो हम उससे आगे चलेंगे, आपका जो कि जीएस पे ध्यान देंगे। उसके बाद आपका साथियों मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले मलेरिया होता है, फिर आपका डेंगू और आपका साथियों चिकनगुनिया जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। यह भी याद रखेंगे साथियों, इसके बारे में अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे कि जीवाणु कई रोग उत्पन्न करते हैं, या जो जितने भी हैं साथियों ये सभी जीवाणु हैं और ये कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे आप सबसे पूछा जाए तो याद रखेंगे हैजा होता है, इसके निमोनिया होगा, क्षय रोग होगा, ये सभी आपका इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों घटनपर्णी पौधा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो घटनपर्णी का जो पौधा होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उन्हीं भूमि पर उगता है साथियों जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और घटन जो है साथियों घटनपर्णी पौधा जो है यह आपको याद रखेंगे, यह खास करके श्रीलंका और असम के क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, तो कहता है सांप के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट में भी आप देख सकते हैं कि किस लेवल का प्रैक्टिस इसमें साथियों आपका प्रश्न दिया गया है। ठीक है, सेम आपका यही सब प्रश्न पूछा जाएगा, इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, तो क्लास को पूरा जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक इसके शेयर करें, ताकि अपना परिवार बड़ा हो और आपका बेहतर ढंग से और भी क्लास यहाँ पे चलता रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, आपका ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों इसका हो जाएगा आपका बी, विष दांत कहते हैं। ठीक है, सांप के जहरीले दांत को क्या कहते हैं? तो विष दांत कहते हैं, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए अगर इसके बारे में, तो इसको और भी अन्य नाम से जाना जाता है, वह भी आपको बता देते हैं। शायद आपसे वो नाम पूछ दे विष दांत के जगह पे, अगर कोई और नाम पूछ दे तो आप लोग गलती मत कीजिएगा। साथियों सांप के जहरीले दांत को विष दांत तो कहते ही हैं, साथ में इसको मकड़ी भी कहते हैं, कराली भी कहते हैं, यम दूती भी कहते हैं, और आपका काल रात्रि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम आप लोग याद रखेंगे, ये सारे किसका नाम है? तो सांप के विष दांत का कहते हैं। ठीक है, आपका यह प्रश्न छूट गया था साथी, जो कि यहाँ पे ध्यान देंगे। कहता है अधूरे जल जीवाश्म ईंधन से फैलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो CO हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, CO हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें आगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग। कहता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है, एक मिनट थोड़ा हम जूम कर देते हैं, आपको अच्छा से दिखना चाहिए। कहता है वर्किंग पोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका केंचुए। ठीक है, क्या हो जाएगा? केंचुए हो जाएगा, याद रखेंगे। वर्किंग पोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में केंचुओं का उपयोग होता है, और वर्किंग पोस्टिंग जो है यह कार्बनिक खाद है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय विटामिन डी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों ए, कोग्रे सी
सी फेरोल जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंग द्वारा किया गया था, कब? तो 1911 ईस्वी में। यह भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप इस बार गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार आपकी गलतियों पे नज़र रखती है और आपको पीछे ढकेलने में वह हमेशा आगे रहती है। इसलिए इस बार गलती नहीं करना है, इस बार सुपर टेट क्लियर करना है और बिहार में शिक्षक बनना है, ठीक है। साथ ही इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, जिसके कहते हैं क्या? तो याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे? तो इसको नमक कहेंगे। साथ ही याद रखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है साथियों, इसमें एक नया पदार्थ बनता है जिसे नमक कहते हैं। और जब साथी क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। यह अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप सब लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। और साथियों, आप सब क्वेश्चन को अपना प्रैक्टिस सेट को आंसर लगाते चलिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अंत में कि आपका स्कोर कितना हुआ है, ठीक है। साथ ही आपने कितना स्कोर किया है, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य यह होता है कि स्टूडेंट का किस प्रकार से तैयारी है उसका आकलन करना, ठीक है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने तैयारी को समझें, ठीक है। चलिए बात करें अगर आगे, तो कहता है पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर बी, हीलियम, ठीक है। हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। और साथियों, अगर बात की जाए इसके बारे में तो याद रखेंगे अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह भी आप लोग याद रखेंगे कि रेजमे को जाता है। किसको जाता है? तो याद रखेंगे रेजमे को जाता है साथियों, ठीक है। रेजमे को जाता है, याद रखिएगा। आप सभी से पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। रेजमे जो थे इनका इसमें क्या है साथियों? इनका खोज करने का इसमें योगदान है। बात की जाए आगे तो कहता है जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य के में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिनोनिक हार्मोन्स का स्राव होता है? इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए साथियों, थायराइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में थायराइड ग्रंथि का जो होता है इसके द्वारा कैल्सिलोटिन हार्मोन जो है यह इसका क्या होता है साथियों? तो इसका स्राव होने लगता है। इस बात को आप सब स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं तो कहता है कि भारत में किस निसर्च द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका पिट्टी द्वीप, ठीक है। पिट्टी द्वीप में है, याद रखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात की जाए अन्य पक्षी अभ्यारण्य की तो यह भी आप सब लोग याद रखेंगे कि बिहार में जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य कहेंगे, ठीक है। जो कि आप लोग बिहार राज्य के एग्जाम को देने वाले हैं तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का पक्षी अभ्यारण्य तो याद रखेंगे बंदली वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक का घटप्रभा पंछी अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये सभी के सभी पंछी अभ्यारण्य को आप सब लोग याद रखिएगा, कोई भी पूछा जाए तो आप सही कर लेंगे। आगे बात करते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सहस्त्रपाद जो है यह संधिपाद है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो साथियों नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है उस पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो आप इसको सही कर लेंगे। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी जो है या पेवोटल जो है खुट्टी संधि जो है यह आपका गर्दन सिर जो है यह राइट आंसर है, यह राइट सही जोड़ा है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही आप ढंग से याद रखेगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? साथ ही ऊँट के बारे में आप सब अगर जानते होंगे तो आप मेरे से पहले इसका आंसर लगा लिए होंगे। इसका राइट आंसर हो गया होगा आपका क्या?
तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उन्हें बहुत पसीना आता है जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए थोड़ा सा ऊँट के बारे में तो जान लेंगे कि ऊँट जल का अपने शरीर में संरक्षण करता है, जिसके कारण उनमें स्वदेन बहुत कम पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। और ऊँट के जो शरीर होते हैं साथियों, ये इसका जो तापमान होता है वह 41 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 106 फॉरेनहीट डिग्री होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप सही करेंगे इस बार, हमें उम्मीद है। चलिए बात करते हैं आगे। तो कहता है जीका वायरस डिसीज जो है यह मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है। इसका राइट आंसर ध्यान देंगे आप सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो बी हो जाएगा एडिज। ठीक है, एडिज के बारे में हम कई बार बताए हैं, तो इसका राइट आंसर एडिज हो जाएगा। साथियों 1947 ईस्वी में, ठीक है ध्यान देंगे, 1947 ईस्वी में युगांडा के बंदरों में सबसे पहले यह पहचाना गया था एडिज का जो डिसीज है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथी। अगर बात करें आगे तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह खनिज है। साथ ही लोह खनिज जो है यह आपका कौन सा है, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा साथी कौन, तो मैग्नीशियम जो है यह आपका लोह खनिज है। इस बात को आप लोग कभी भी मत भूलिएगा। ठीक है, भारत में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं और यहाँ मैग्नीशियम उत्पादन में प्रथम स्थान ओडिशा का है। यह भी कथन आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्लास कैसा लग रहा है साथी, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। आप सभी से विनती है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें आपका फीडबैक कैसा है, इस क्लास के माध्यम से आप लोग बताया करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे आएँ, अगर अच्छा लगे तो और भी लोगों तक शेयर करें साथी, ताकि अपना परिवार बड़ा हो, और जब परिवार बड़ा होगा तो आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट का हम व्यवस्था करते रहेंगे। साथ ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक फ्राइंग पैन पर अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर बात की जाए थोड़ा सा यहाँ पे और भी, तो याद रखेंगे कि प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु 3 प्रकार के होते हैं, एक अपारदर्शी, एक पारभासी, एक पारदर्शी। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप सब याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है कि राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो कि आपको कई बार क्लास में बताया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे और भी आप लोग याद रखेगा कि साथी कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है यह आपका 250 होता है। ठीक है, या इसको याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम जो उम्र होती है यह 30 वर्ष होती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बात करें आगे तो कहता है इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी कौन सा, तो मानव है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भू संसाधन बोल रहा है और उत्पादक, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मानव हो जाएगा। यह अपने तार्किक क्षमता के आधार पर भी इस प्रश्न को सही किया जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में उष्मा मुक्त हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है यहाँ पे चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपका गुजरात राज्य में हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। इस क्षेत्र को साथियों इसको याद रखेंगे कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में इसको क्या किया गया है, दर्ज किया गया है, इसको शामिल किया गया है। किसको, तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान को इसमें किया गया है। क्या, तो साथियों याद रखेगा इसको किस में किया गया है, तो इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, इस बात को आप सब लोग अच्छे ढंग से याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो कहता है HIV एक विषाणु है जो शरीर की
प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और एचआईवी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साथियों, एम्यू इंडोफिसिस वायरस। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में है, बायोलॉजी का आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजी इंग्लिश में जितने बेहतर ढंग से पढ़ा जा सकता है उतना हिंदी में नहीं पढ़ा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एम्यूनो इनोवेटेंसिस वायरस जो है साथियों, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। बात करें आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके बारे में साथियों कि यह जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि यह जो है यह एचआईवी का पूर्ण रूप ह्यूमन इंडोफेसिस वायरस के रूप में जाना जाता है, जो कि याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो इसके बारे में आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्नों की। कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसका आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, याद रखेंगे साथियों। याद रखिएगा कि वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तक अवतल सतह होता है उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, बात करें आगे तो यहाँ ध्यान देंगे। कहता है पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलय विद्युत का चालन करते हैं, क्षमा करेंगे थोड़ा सा आज तबीयत मेरा ठीक नहीं है, इसलिए साथियों फिर से याद रखिएगा कि पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालक कहते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयरन उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हाइड्रोजन जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अम्ल या फिर क्षार की प्रबलता की जांच अगर की जाए तो इसको जांच किस आधार पर किया जाता है? तो पीएच मान जो होता है आप सभी को पता होगा 0 से लेकर 14 के पीएच के बीच में इसका स्केल के उपयोग से इसकी जांच की जाती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो कहता है निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रस्थ पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक बेल जो है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक घंटी जो होता है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। और याद रखेंगे घरेलू विद्युत प्रेस जो होता है साथी, यह अभ्रक के ऊपर नाइक्रो की तार लिपटा हुआ होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए कि आप लोग को क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, यह आपका नया प्रैक्टिस सेट है, आज नया क्लास है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। यह पहला आपका क्लास है, आज नया टेस्ट सीरीज आया है, तो थोड़ा सा आप लोग समझने में टाइम लगेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यह क्या कहलाता है? यह आपका कहलाएगा क्या? तो वह कहलाएगा साथियों आपका समावयव। ठीक है, समावयव कहलाएगा, याद रखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है ध्वनि के माध्यम में संरक्षण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र है, वह कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, यह क्या हो जाएगा? संपीड़न जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, संपीड़न जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ध्वनि के माध्यम में संरक्षण के दौरान कणों में के निम्न घनत्व का क्षेत्र जो है यह आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो विरलन कहलाता है, हिंदी में, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहलाता है। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पानी जो है, यह बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यह तत्व नहीं है। ठीक है, जल जो है यह क्या है? तो एक यौगिक है, और जल का जो अणुसूत्र होता है अर्थात इसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ठीक है, तो ये सभी लोग आप लोग याद रखिएगा। हम बात करें आगे तो कहता है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन साथी क्या? तो आपका हो जाएगा भारहीनता। ठीक है, भारहीनता होता है, इसको याद रखेंगे। यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, अगर नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए
तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिर जाता है, ठीक है। इसलिए उसका क्या होगा, भारीपन हो जाएगा। कोई भी वस्तु अगर आप ऊपर से गिराते हो तो क्या हो जाएगा साथी, जब वो नीचे की ओर आता है तो अधिक भारी हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के आधार पर उसको नीचे की ओर ज़्यादा स्पीड में खींचा जाता है। ध्यान देंगे, आगे कहता है पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजन, ठीक है साथी। फ्लोएम जटिल अस्थाई ऊतक है, यह भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें तो कहता है आपका ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे यह आपका परिवर्तित नहीं होता है, आपको इस चीज़ को याद रखेंगे। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है और ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होता है, यह भी बात आप सब स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। हम बात करें आगे तो ध्यान देंगे, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग, जो आपका पहले वाला प्रैक्टिस सेट था उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पे लेवल का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। शब्दों का आप लोग पकड़ सकते हैं किस प्रकार से है, जो कि बहुत ही कम लोग ऐसे शब्दों को पकड़ पाएंगे और वो एग्जाम में यही सब शब्द देख के टेंशन में आ जाएंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है। याद रखेंगे सामान्यतः ठोस पदार्थों के गर्म करने पर जो वे द्रव्य अवस्था परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों, तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बात की जाए आगे तो कहता है एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि जो है वह क्या होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह जो प्रश्न है, याद विश्वास कीजिए मेरा, यह जो आपका प्रश्न है यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से बनाएंगे तो बहुत अच्छा ढंग से इसका फॉर्मूला के साथ आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आभासी और छोटी, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जब वस्तु उत्तल लेंस एफ पर होता है तो प्रतिबिंब की प्रक्रिया वस्तुत होती है तथा वस्तु की तुलना में आकार बहुत बड़ा होता है। एफ जो हम रखें साथी, यह एग्जाम्पल के माध्यम से रखे थे, ठीक है। आगे बात करें तो कहता है एक संपीड़ित स्प्रिंग जो है यह डैश में ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थितिज, ठीक है। स्थिज हो जाएगा, याद रखेंगे। एक व्यक्तिगत तांत्रिक कोशिका जो कि 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। यांत्रिक का मतलब है स्प्रिंग से ही, ठीक है। एक व्यक्तिगत तांत्रिक कोशिका जो है, एक मिनट साथियों, हम इसके बारे में आपको बता दिए थे, ठीक है। इसका स्थित जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे कहता है एक व्यक्तिगत तांत्रिक कोशिका डैश तब लंबी हो सकती है जब क्या होगा, उसका 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। डैश क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र संविदा अंगों तंत्रिकाओं मस्तिष्क मेरुजल एवं तंत्रिका कोशिका में बना होता है, इस बात को आप लोग अच्छे ढंग से जानते होंगे। अगर बात करते हैं आगे तो कहता है थेरेनाइट्स और एक्टिनाइट जो है इसको डैश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं तो इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे तो इसको आंतरिक संक्रामक तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, आंतरिक संक्रामक तत्व कहेंगे, इस बात को याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे तो कहता है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। याद रखेंगे यह वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बात करते हैं आगे तो कहता है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिकीय में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों प्रोटोनो, ठीक है। प्रोटोनो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या जो है ये समान होती है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। बढ़ते हैं हम आगे तो कहता है आपसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सल्फर जो है ये आपका बहुपरमाणुक है, इसको याद रखेंगे। सल्फर का जो अणुसूत्र होता है यह आपका S8 होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे सल्फर का। बढ़ते हैं हम आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सब लोग,
कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्लोरोफिल, जो कि सभी लोग जानते होंगे कि क्लोरोफिल जो है यह पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्ता जो है यह हमें हरा भरा दिखता है। ठीक है, तो इसको सभी लोग जानते होंगे। बात की जाए आगे तो कहता है तपेदिक डैश की एक बीमारी है। तपेदिक जो है यह किसकी बीमारी है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो फेफड़े की बीमारी है, इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि मधुमेह जो है, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, यह मधुमेह जो है यह कौन सा बीमारी है, कहाँ पर किस अंग में प्रवाहित होती है? तो याद रखेंगे यह अंगनाशय में होती है। गठिया जो है यह जोड़ों में होती है। हैजा जो है यह आंत्र में होती है। तो ये सभी जो बीमारी हैं आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेणुका जो है यह आपका सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, याद रखेंगे इस बात को। बढ़े आगे तो कहता है 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? इंपॉर्टेंट है, आप सबको अगर पता होना चाहिए इसके बारे में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी साथियों याद रखेंगे, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इसी युद्ध के आधार पर साथियों भारत में फ्रांस को हराया गया था और भारत से फ्रांस को भगाया गया था इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा। अगर बात की जाए आगे तो कहता है URL का पूर्ण रूप है, क्या है? तो URL, आप सभी यह वेबसाइट को जानते होंगे। आपको वेबसाइट जब मारते होंगे तो ये आप लोग URL देखते होंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आगे तो कहता है सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो जो है यह कहाँ की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चिली की राजधानी है, जो कि आप सब याद रखेंगे। सेंटियागो की स्थापना एक स्पेनिश नागरिक ने किया था साथियों। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, यह आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। इसका नाम हो जाएगा आपका पेद्रो दे वाल्वीदा, जो कि 1541 में की गई थी। किसके द्वारा? पेद्रो दे वाल्वीदा के द्वारा। आप लोग लिख लेंगे, अगर आपको ये सब चीज़ याद ना रहे तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप लोग ये सबको लिख लेंगे। बात करें आगे तो कहता है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी सहायता अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी कौन? तो सर एंड्रूज फ्रेजर के रूप में। एक मिनट साथी सर एंड्रू फ्रेजर के रूप में के अध्यक्षता में इसको क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। ठीक है, अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे और भी एक आयोग बनाया गया था उस समय, यह थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में साथियों एक रेलवे आयोग की गठन की गई थी इसी वक्त, इसी वर्ष। ठीक है, यह भी याद रखेंगे। और कर्जन ने साथियों, जो कि कर्जन के द्वारा 1901 ईस्वी में साथियों क्या किया गया था? तो कॉलिंग स्कॉट मॉनेटरी की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की गठन की गई थी। तो ये सारे आयोग को आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं आगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र जो नदी है, यह इसका जो उद्गम है साथी, यह आपका कहाँ से होता है? तो इसका भारत से नहीं होता, याद रखेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है यह हिमाचल के उत्तर में तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। बात करें आगे तो कहता है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, मंगल और बृहस्पति के बीच। खगोल शास्त्र के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों के से क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां साथी यह आपका कितनी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अपना 12 अनुसूचियां है। ठीक है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां है, इसको याद रखेंगे। बात करें आगे तो अरुणाचल प्रदेश की कहता है फुंडुगेटो नदी पर
जल विद्युत परियोजना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीक्षी। ठीक है, ऑप्शन आपका दीक्षी हो जाएगा, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेगा खानू ने राज्य के लोगों के लिए दीक्षी जल विद्युत परियोजना का समर्पित किया था, यह याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो कहता है भारत में रेलवे या फिर रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों, कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी, याद रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी और यह सबसे पहले बम्बई के थाने से साथियों बम्बई से लेकर थाने के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर के क्षेत्र में 34 किलोमीटर का यह दूरी तय की थी सबसे पहले, याद रखेंगे। यह किसके शासनकाल में किया गया था, तो यह भी याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, ये सारे बात आप लोग याद रखेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यह साथी क्या है आपका शेकेल जो है, यह इजराइल का क्या है मुद्रा है, इसको याद रखेंगे। साथियों 1948 ईस्वी में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई थी, यह भी बात आप सब लोग याद रखेंगे। बात करें आगे तो कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह राज्य कौन सा है, तो कई बार बताया गया है कि वह राज्य आपका कौन सा है, तो वह अरुणाचल प्रदेश है, इसको याद रखेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है पॉलिश-सादार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिश-सादार जो है यह पाषाण उपकरण जो है यह किस युग की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल की ही याद रखेंगे। नवपाषाण युग के लिए साथियों सर जॉन लुब्बार ने नियो लिख लेंगे कहीं पे, नियोपोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जो कि नए रूप में इसको जाना जाता है। नवपाषाण युग में ही मानव के जीवन में अस्तित्व में आया था। ठीक है, नवपाषाण युग में ही मानव क्या आया था, तो मानव का जीवन स्थित रूप में आया था, इसको याद रखेंगे। और मानव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे थे। चलिए आगे बात करें हम, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। कहता है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण में से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से उत्तरी विक्षोभ के कारण होती है, याद रखेंगे। और पश्चिमी विक्षोभ जो है यह आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के क्षेत्र में वर्षा होती है, जो कि एक प्रकार के चक्रवाती वर्षा कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। बात की जाए आगे तो कहता है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। थोड़ा सा यह आपका प्रश्न जो है यह फंसाने वाला प्रश्न है, आप लोग भी समझ नहीं पा रहे होंगे, हमें पता है, समझेंगे इसको अच्छे ढंग से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब यहाँ समझिएगा, कहता है राज्यसभा में जो चुनाव की जो प्रक्रिया है यह किस देश से संविधान से ग्रहण की गई है, इसको कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे क्या होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे। चलिए बात करें आगे तो कहता है ब्रंड लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, इसका शीर्षक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर क्या है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के ब्रंडलैंड आयोग के द्वारा जारी किया गया था और यह आयोग आपका 1983 ईस्वी में, ठीक है ध्यान से रखेंगे, 1983 ईस्वी में नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हेलमेट ब्रंडलैंड की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसलिए इस आयोग का नाम भी आपका साथियों ब्रंडलैंड रखा गया है। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो कहता है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साथ ही क्या हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है साथियों, याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि स्वदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी शासन के सामने यह क्या है बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन इनका था, याद रखेंगे। और यह स्वदेश के क्या थे साथियों,
इनका और भी बहुत सारे कथन हैं, तो वो सभी समय समय पर आपको बताया जाएगा, याद रखेंगे इनको। अगर बात की जाए आगे तो कहता है 1947 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, तो 8। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1947 में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बना था और 1937 में ही साथियों आपका क्या हुआ था, तो कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया था। यह भी आपसे पूछा जाएगा। बात करें आगे तो कहता है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन याद रखेंगे यह अस्थायी थे। ठीक है, यह क्या थे, अस्थायी थे। इनको याद रखेंगे आप सभी। अस्थायी रूप से जो बने थे वह कौन बने थे, तो याद रखेंगे साथी वह आपका जवाहर साथी वह क्या कौन बने थे, तो याद रखेंगे वह आपका बने थे साथियों राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप सभी से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो आगे हम चलते हैं साथियों। आगे जो है आपका यह आपका ध्यान दीजिएगा। आगे हम जो आपका प्रश्न है वह कहता है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, वह क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे वह आपका कहलाएगा साथियों क्या, तो वह स्टैगफ्लेशन जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शब्द कठिन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टैगफ्लेशन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक जो है यह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। याद रखेंगे यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी बताती है। चलिए बात करें अगर आगे तो याद रखेंगे भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है। भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में की गई थी और केसी नियोगी के अध्यक्षता में साथियों इनकी क्या थी, तो याद रखेंगे केसी नियोजन की अध्यक्षता वाले सहकारी बोर्ड के सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जो कि अब क्या बन गई है, तो नीति आयोग बन गई है। ठीक है, चलिए बात करें आगे तो कहता है निम्न में से उसकी पहचान करें जो कि रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो जनता से प्राप्त जमाओ पर ब्याज देना जो है यह आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई का कार्य क्या है, तो आरबीआई जनताओं को बैंक नहीं देता है। ठीक है, वह क्या करता है, वह बैंक नहीं देता है। इस बात को आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। और भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे कि आरबीआई व्यवसाय बैंक का बैंक नहीं है और आरबीआई भारत सरकार का भी बैंक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आरबीआई जो है यह किसका बैंक है, तो भारत सरकार का बैंक है, ना कि किसी पर्सनल मतलब प्राइवेट रूप में यह किसी का बैंक नहीं है, इतना याद रखिएगा। जिस प्रकार से अगर आपको पीएनबी सुविधा देता है, एसबीआई सुविधा देती है, ठीक है, तो वो कॉमन पीपल के लिए है, जो कि आरबीआई नहीं है। अगर बात की जाए आगे तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है। कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है यह आपका लंदन में है, इसको आप सब लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं, वह कौन व्यक्ति हैं, तो याद रखेंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों। कौन थे, तो गोविंद शंकर गुरुप थे, याद रखेंगे। ठीक है, इनको याद रखेंगे गोविंद शंकर गुरुप के बारे में कि 1665 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। इस बात को भी आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। बात करें अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों 1969 में हुई थी। ठीक है, पूरा ना आप लोग याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1969 में साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसरो इसका शॉर्ट फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों। क्या था, तो इबादत खाना था। ठीक है, इबादत खाना था, इसको याद रखेंगे। और यह साथियों अकबर के द्वारा आपका 1575 ईस्वी में किया गया था इसका निर्माण, इसको याद रखेंगे। हम बढ़ें आगे, अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है उत्तरी भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, वह कौन थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। यह प्रथम मुस्लिम और प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासक थी, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका अगर शासनकाल की अगर आपसे पूछा जाए तो 1236 से आपका 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। दिल्ली सल्तनत में इनको आप पढ़ेंगे। अगर बात की जाए आगे तो कहता है मुगल सम्राट का मीर बख्शी किस विभागीय की अध्यक्षता करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे आपका साथियों सेना का संगठन का करता था, याद रखेंगे। मुगल काल में बख्शी सूबे जो है यह राज्य के प्रमुख सेना का संगठन था, इसको आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज संकलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज संकलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। देखिए कितना डीप में पूछा जा रहा है, इसके लिए आपको पूरा कांग्रेस का इतिहास पढ़ना होगा, पूरा कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ना होगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग डेप्थ में अध्ययन कीजिए, तभी आपका इस बार सुपर टेट निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, हड़बड़ाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों JL नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात की जाए इसके बारे में तो याद रखेंगे कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी समय साथियों 26 जनवरी 1930 को देश में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इसी के आधार पर आज भी हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए बात करें आपका अंतिम यह प्रश्न का, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन सा मिलान सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यह क्या है, एक प्रकार से आपका सही है, ठीक है। एक यहाँ पे दिखाया गया है आपका अनुसंधान संस्थाएं है और मुख्यालय दिया गया है, तो इसका आपका रेशम अनुसंधान संगठन संस्था जो है यह बंगलुरु में है, जो कि आपका राइट है। अगर बात की जाए आपका इसके बारे में कि सरकरा संसाधन संस्था कहाँ है, तो याद रखेंगे साथी यह आपका चेन्नई में है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, नीचे AB करके कुट दिया गया था, वो छूट गया है, तो आप लोग याद रखेंगे ये सारे के सारे जो है ये सारे मुख्यालय सही हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बात करें अगर आगे तो यह आपका आंसर की है साथियों, यहाँ से आप लोग आंसर की को मिलान कर लीजिएगा आपको जब PDF मिलेगा तो। अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बताते चलेंगे, आंसर को आप लोग PDF ले लेंगे, वहाँ पे आप लोग सही करिएगा। और ग्रुप हम बना रहे हैं, आप लोग बता नहीं रहे हैं कि ग्रुप बनाना चाहिए या नहीं, ग्रुप हम बना रहे हैं, वहाँ पे आपको आपका यह जो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तभी हम उस ग्रुप को बनाएंगे जहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर वहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। तो पहला का जो आंसर होगा साथी उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम जल्दी जल्दी बताएंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बी होगा आपका साथियों सेकंड क्वेश्चन का बी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों आपका सी होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ए होगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका डी होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी होगा, 9 का आपका ए होगा और 10 का आपका डी होगा, ठीक है। तो 10 का अगर बात की जाए 10 का आपका डी होगा और 11 का आपका भी क्या होगा तो सी होगा। बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे न्यू पैटर्न पर आधारित हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे ढंग से कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। आपके लिए देखिए तुरंत जो भी बुक आ रहा है सब कुछ हम लेकर तुरंत आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिए साथी आप सभी। आपका राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी होगा, 14 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन क्या होगा तो सी होगा और आपका 15 नंबर का बी होगा, 16 नंबर का आपका बी होगा, 17 नंबर का आपका ध्यान देंगे यहाँ पे 17 नंबर का आपका यहाँ पे बी होगा, 18 नंबर का सी होगा, 19 नंबर पे चलते हैं हम तो 19 नंबर का आपका क्या होगा 19 नंबर का आपका बी होगा और 20 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या
तो इसका डी होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और आप हमारे टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे आप आंसर को सॉल्यूशन करके आप सॉल्व करके आप वहाँ पे सेंड कीजिएगा। हम चेक करके ज़रूर आप लोग को बताएंगे कि आपका कैसा आंसर निकल रहा है, क्या आंसर सही है या फिर नहीं है। अगर बात की जाए 21 नंबर क्वेश्चन की तो इसका सी होगा, 22 नंबर की आपका सी होगा, 23 नंबर का आपका सी होगा, 23 नंबर का सी होगा, 24 नंबर का यहाँ ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर का बी होगा, 25 नंबर का ए होगा, 26 नंबर का आपका 26 नंबर पे चलते हैं हम, तो 26 नंबर का आपका यहाँ पे ध्यान देंगे सी होगा, 27 का डी होगा, 28 का आपका बी होगा और 29 का ध्यान दीजिएगा, तो 29 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 29 का आपका डी साथियों डी होगा और आपका यहाँ पे ध्यान देंगे 30 का आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 30 का आपका साथियों यहाँ पे सी होगा, 31 का आपका बी होगा, 32 का आपका बी होगा और 33 पे अगर चलते हैं हम तो 33 का आपका ए होगा, 34 का आपका डी होगा, 35 पे अगर बात की जाए तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वो होगा डी होगा, 35 का सॉरी साथियों ए होगा। अगर 36 की बात की जाए तो 36 का आपका साथियों 36 का आपका सी होगा, 37 का आपका बी होगा, 38 का आपका होगा जो कि 38 का क्या होगा, तो 38 का साथी आपका हो जाएगा डी होगा, 38 का आपका डी होगा। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 39 का आपका जो है इसका आपका क्या होगा, 39 नंबर का जो है इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा और 40 का आपका सी होगा, 40 का सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया है साथियों समाप्त। और वो जो आपका है वो आपका यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होता है समाप्त साथियों। ठीक है, आपका यह पीडीएफ जो है यह टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम से ज़रूर इस पीडीएफ को लेकर आप लोग सही से बनाइएगा। और ग्रुप हम टेलीग्राम पे बना रहे हैं एक, जहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया जाए, क्या क्या बेहतर रणनीति होना चाहिए, ये सभी चीज़। और आप लोग को टास्क दिया जाएगा वहाँ पे, वो टास्क पूरा करना है। अगर आप लोग सहमति देते हैं इस वीडियो में, आप लोग फीडबैक देते हैं, तो आप सभी के लिए वह ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।